Unacademy. Let's crack it. तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और लिमिट्स के बारे में ठीक ठाक डिस्कशन अपना हो चुका है। लिमिट्स की चर्चा को थोड़ी सी आगे बढ़ानी है और होपफुली कंटिन्यूटी का भी डिस्कशन आज हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो तैयार हो सभी लोग सेशन अटेंड करने के लिए? फटाफट यार बुला लो सभी को, जल्दी से सेशन स्टार्ट किया जाए। ओके। पिछला वाला लिमिट का लेक्चर समझ में आ गया था सबको? काफ़ी फंडामेंटल लेक्चर था। एक बार मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जल्दी से सभी लोग अपना हालचाल बताओ, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो कि कुछ होगा और अचानक से चीज़ें बदल जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ चेंजेस जनरेट होते हैं। ठीक है ना? ओके परफेक्ट। चलो तो जल्दी से देखते हैं। पहले सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, याद दिलाना पड़ता है तुम लोगों को रोज़। तो सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है। टॉपिक का भी नाम याद दिलाना पड़ता है तुम लोगों को, कैलकुलस। और चैप्टर का नाम और कंटिन्यूटी ये याद दिलाना नहीं पड़ता क्योंकि ये तुम्हें खुद नहीं पता होता है। तो ये मैं याद दिला देता हूँ कि भाई आज कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि लिमिट के आगे का डिस्कशन होगा, उसके बाद कंटिन्यूटी स्टार्ट होगी। ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डी के स्टैन जी। ठीक है। चलो लेक्चर नंबर अपना 4 ये है। सेशन स्टार्ट करने से पहले let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I have cleared DSC examination 2 times. ऑल इंडिया रैंक 98 इन 2014, 25 रैंक इन 2015। बहुत सारे PSUs क्वालिफाई किए, 9+ ईयर से पढ़ा रहा हूँ, भगवान की दया से फीडबैक भी ठीक ठाक है। बहुत सारे बच्चे, मोर देन 1 लाख बच्चों को मेंटोर कर चुका हूँ। अंडर 100 रैंक लेके आए बहुत सारे बच्चे, आप भी लेके आओगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो जब भी मैं नेक्स्ट ईयर बोलूँगा तो आपका नाम भी इसमें शामिल रहेगा। एंड वन ऑफ द हाइएस्ट वॉस्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मेरा नाम वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो अनअकैडमी प्लस पे लेटेस्ट ऑफर आप सभी लोगों के लिए चल रहा हो, फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, फ्लैट 20% आप सभी लोगों को ऑफ मिल रहा है, फ्लैट 20। ठीक है। आपको उसके लिए करना क्या है, मैंने बताया आप लोगों को। प्लस का जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे, कोड आपको ये लगा के एंटर कर लेना। काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं, लास्ट मंथ तो बहुत सारे बच्चे आ गए थे, इस मंथ भी आना स्टार्ट कर चुके हैं। आ जाओ, जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग साथ में मिलके। ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है। तो जल्द से जल्द एक डिसीजन लेके अपनी जर्नी को आप लोग स्टार्ट कर लो। ठीक है। एंड बाकी यार आपको फीचर्स तो पता ही, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाते हैं सारे बैचेस के, डिजिटल नोट्स आपको मिल जाते हैं, 5600+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि मैं आप लोगों को मैथ के क्लास में भी देता हूँ। डाउट तो खैर हम लोगों के सॉल्व होते ही होते हैं। ठीक है। एंड रेज अ हैंड का ऑप्शन आप सभी लोगों के लिए रहता है। क्लास में हैंडआउट्स आपको मिल जाते हैं, क्लास में पोल्स होते हैं, आप लोग स्पेशल क्लास में देख ही चुके होंगे। DPPs आपको मिलते हैं, एजुकेटर की बहुत अच्छी खासी कम्युनिटी यहाँ पे मिल जाती है। लाइव पढ़ सकते हो अपने घर पे, जैसे मेरे ख्याल से इसमें आप लोग घर ही से पढ़ रहे होगे। स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में, आइकॉनिक में आपको हार्ड कॉपी, अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्स मिल जाता है। और इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको एक सिंगल प्लेस पर मिल जाते हैं। ठीक है ना? अब शुरू किया जाए आज का डिस्कशन। चलो शुरू करते हैं। और देखो नए बैचेस आपकी कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 मई से। ये डेट नोट कर लो, 12 मई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी मेरा अगला जो सब्जेक्ट आने वाला है वो सिग्नल सिस्टम, 19 जून से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एक बार कल का डिस्कशन समराइज कर लिया जाए क्या? फटाफट बुलाओ भाई, जल्दी से फटाफट आ जाओ सभी लोग। ठीक है। चलो तो कल का डिस्कशन पहले समराइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि लिमिट कैलकुलेट करने के कितने सारे मेथड्स होते थे, है ना? सबसे पहला होता था डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, उसके बाद कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन के बाद डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, तीसरे नंबर पे आता था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस वाले कैसे केसेस करने होते हैं, वो भी हमने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। चौथे नंबर पे आपका आता था इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट,
इनडिटरमिनेट फॉर्मेट 7 प्रकार के होते थे, उसको हमने 4 मॉडल्स में ब्रेक कर लिया था, है ना। सबसे पहला जो मॉडल हमने देखा था उसमें 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को टैकल करना हमको अच्छे से आ चुका है। सेकेंड वाले फॉर्मेट में 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे हम लोग सॉल्व करते थे या कैसे डील करते थे उस पर हम लोग चल रहे थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आइए उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक बार यहाँ तक सभी लोग बोलो हाँ सर यहाँ तक डन है, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो सभी लोग कि सर स्टार्ट करिए, अब इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि आज काफी सारे अमेजिंग कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, लिमिट से रिलेटेड कंटिन्यूटी भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके हाँ भाई, सिग्नल सिस्टम प्लस पे स्टार्ट होगा। ओके भी मैथमेटिक्स खत्म होगा, उसके बाद प्लस पे सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको याद है, रेडी। चलो आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए सब लोग अब क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई नई बात है नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे, फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स 1/x²। बताओ क्या यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है? आप बोलोगे जी हाँ सर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो क्या मैं इमीडिएटली लिख देता, इसका आंसर e की पावर l हो जाएगा। l बता दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0। जो भी यहाँ पर tan x बाई एक्स लिखा हुआ है इसमें से आप कितना घटाना पसंद करोगे? 1। आपने इसमें 1 घटा दिया, मल्टीप्लाई किसका कर दोगे? 1/x² का। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा, जिसका आंसर आता जाएगा वो बताता जाएगा। ये आपको मिल जाएगा tan x माइनस 1 अपॉन x³ tan x माइनस एक्स अपॉन x³, ठीक है। 0/0 का यहाँ पर फॉर्मेट बना। चलो एल हॉस्पिटल यहाँ पर लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल अगर आप लगाओगे तो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दिस विल बी sec² x, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा दिस विल बिकम 3x²। सही बात है भाई, tan x का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा sec² x, है ना, ये -1। करेक्ट। अब बताओ इसके बाद क्या किया जाए? एनी आइडिया कि इसके बाद हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए या फिर क्या सोचना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में? फिर से 0/0 का फॉर्मेट बनेगा, फिर से 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। अगर फिर से 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है तो क्या करोगे आप? तो आप क्या करेंगे? फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग, sec² x का हो जाएगा 2 sec x, और फिर sec x का करोगे तो दिस विल बिकम sec x इंटू tan x। इस 1 का तो 0 हो जाएगा, और नीचे आप सभी लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा बाई 6x, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। 2/6 को मैं 1/3 लिख लेता हूँ, tan x बाई एक्स को अलग कर लेता हूँ, और sec² x को अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब बताओ ज़रा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या ये 1 मिल जाएगी? जी हाँ, ये जो tan x बाई एक्स होगा ये तो आपका 1 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 1/3। ये आंसर नहीं होगा, आप इसको e की पावर में लगाना मत भूला करो, ठीक है। तो e की पावर 1/3 सभी का आंसर आना चाहिए था। आ रहा है सभी का? परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सभी को आसानी से समझ में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी को बढ़ना चाहिए। ओके, कर पा रहे हैं सब लोग? जी हाँ। चलो तो L की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई। अगर एक बार L की वैल्यू पता चल गई 1/3 है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप सीधे e की पावर में इसको लगा दो। करेक्ट, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखो, और देखो क्या यहाँ पर भी आपका 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है? चेक करके सभी लोग बताएंगे। ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर लेना, ठीक है, दिस इज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यस, ठीक है। देखो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो साइन 0 हो जाएगा 0, कॉस 0 हो जाएगा 1, और ऊपर तो आपका इन्फिनिटी है ये, तो यहाँ से आप सभी लोगों को 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट दिख रहा होगा। दिख रहा है सभी को 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट? चेक कर लो। जी हाँ, अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर सीधा e की पावर l हो जाना चाहिए था? अब l को आप सॉल्व करो, l का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये बचेगा साइन 1/x प्लस कॉस 1/x माइनस 1, और मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे x का, यही बचेगा एक्सप्रेशन। चेक करते जाना सभी लोग इसमें, है ना। परफेक्ट। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए जैसे ही मैं इसमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालूंगा
ये देखो 1/∞ 0 हो गया यानी साइन 0 0, 1/∞ 0 हो गया यानी कि ये 1 -1, तो ये तो 0 बन रहा है और ये इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मेट बन रहा है वो 0 × इन्फिनिटी का बन रहा है। हमको या तो 0/0 बनाना पड़ेगा या तो ∞/∞ बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर x को ऑब्वियसली नीचे ले जाना ज़्यादा कन्वीनियंट है रादर देन कि हम साइन 1/x या फिर प्लस कॉस 1/x को हम लोग ऊपर नीचे करें, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया -1 और ये जो ऊपर वाला x आपको दिख रहा था इसको मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया और नीचे मैंने लिख दिया 1/x, ठीक है। अब देखो बन गया आपका 0/0 का फॉर्मेट, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ एल सॉल्व करने में जो मेहनत करनी है वो करनी है, एल के अलावा कोई इसमें मेहनत है नहीं। अब एल आपका जनरली 0/0, 0 × इन्फिनिटी या ∞/∞ का फॉर्मेट ले लेगा। चलो अब ऊपर को और नीचे को अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को आप अलग डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करो। देखो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आपको मिलता है, साइन 1/x का डिफ्रेंशिएशन कॉस 1/x, और ये जो 1/x है इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, और ये जो 1/x है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1/x² कॉस 1/x, ठीक है। कॉस 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और नीचे देखो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसका भी डिफरेंशिएशन -1/x² हो जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले तो यहाँ तक बताओ सबको अच्छे से क्लियर हो गया क्या लिखा हुआ है, सारी बातें चेक करके देखो आ रहा है सभी का सेम। देखो ना साइन को करोगे 1/x, 1/x को करोगे -1/x², कॉस 1/x का मतलब माइनस साइन 1/x और -1/x² को पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर दो। आपको जो एल की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस 1/x माइनस साइन 1/x। अब इसमें x इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दो, ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस साइन 0। कॉस 0 का मतलब 1, साइन 0 का मतलब 0, ये मिला 1, यानी कि यहाँ से जो आंसर आना चाहिए था वो e की पावर 1 आ जाना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, है ना। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन का मॉडल बिल्कुल सेम है। बस हाँ ये एल को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है, कितना आप दिमाग लगा पाते हो, बस इतनी सी चीज़ है इसमें, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहली चीज तो बताइए ये जो क्वेश्चन है क्या ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी का ही फॉर्मेट ले रहा है, चेक करके देखो। x इक्वल टू 0 डालोगे cos 0 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो फॉर्मेट बहुत क्लियर है 1 की पावर इन्फिनिटी, मतलब ये e की पावर l का फॉर्मेट आप यहाँ पर ले सकते थे। l की अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता तो ये मुझे मिल जाता लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। cos x तो ऐसे ही रहता, a साइन bx भी आपका ऐसे ही रहता, मैं इसमें से एक घटा देता और मल्टीप्लाई में किसका कर देता 1/x का, ठीक है। l की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये मिलेगा आपको cos x प्लस a साइन bx -1/x, ठीक है। ज़रा एक बार इसको चेक करिए क्या ये अभी भी 0/0 का फॉर्मेट है। x की जगह पे आप 0 डाल के देखो, cos 0 1, ये आपका 0 ये 1। अगर ये 0/0 का फॉर्मेट है तो ऊपर नीचे क्या करते हैं एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा माइनस का साइन x एंड दिस विल बिकम प्लस AB cos x एंड डिवाइडेड बाई वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो तो आपका 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 इसमें पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा AB, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था e की पावर AB, है ना, सही बात। बहुत ही बढ़िया, L इज इक्वल टू AB आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए था e की पावर AB। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सिंपल लग रहे हैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो देखो मॉडल्स को डिवाइड करना बस इंपॉर्टेंट है, एक बार मॉडल्स का डिवाइड हो जाएगा ना तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। परफेक्ट, हाँ ये AB cos BX कर लो, यहाँ पर B भी आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, मैं आपको इसके लिए चलो 120 सेकेंड्स का टाइम भी दे देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सेम मॉडल पे क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या आंसर इस क्वेश्चन का आना चाहिए, सभी को बताना है, ठीक है। फिर मॉडल 3 पे चलेंगे। मॉडल 1 0/0, 0 × इन्फिनिटी, ∞/∞। मॉडल 2 1 की पावर इन्फिनिटी। इनडिटर्मिनेट के 4 मॉडल्स थे, उसके बाद थर्ड मॉडल पे चलते हैं।
टाइमर चल रहा है, 2 मिनट का टाइम आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आप सभी को इस क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में l इक्वल टू -1 नहीं आ रहा, +1 आ रहा, अपनी कैलकुलेशन को चेक करेंगे आप तो आपको गलती पता चल जाएगी। बहुत बढ़िया, e की पावर 12, e की पावर 12, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, e की पावर 12। चलो बाकी लोग भी जिनका आंसर नहीं आ रहा वो लोग भी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो, e की पावर 12 जिनका नहीं आ रहा है वो जल्दी से e की पावर 12 तक पहुंचिए। e की पावर 12, e की पावर 12। चलो अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हुए, 20-30 सेकंड अभी और बचे। चलो ठीक है, सबने ट्राई कर लिया। आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर मैं x इक्वल टू 0 डालता तो ये बचता 2, ये हो जाता 0। फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है 2 की पावर इनफाइनाइट का। मुझे कोई बता सकता है कि अगर 2 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है तो अपने पास कोई फॉर्मूला है 2 की पावर इनफाइनाइट में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगाने का? भाई कल मैंने साफ साफ चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया था कि जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा वही इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट होता है। 2 की पावर इन्फिनिटी बने, -1 की पावर इन्फिनिटी बने, या फिर 3 की पावर इन्फिनिटी बने, 4 की पावर इन्फिनिटी बने, उसमें आपने डायरेक्टली कैसे फॉर्मूला लगा दिया। इसमें अगर आप ऐसा कर रहे हो ना भाई कि आपने ये बोला कि सर ठीक है इसको कर देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 cos x प्लस 3 साइन 4x -1 डिवाइडेड बाई 1/x, और इसको सॉल्व करके सर हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया, तो भाई ब्लंडर कर रहे हो। ये तरीका किसने बता दिया आपको? ये कौन सा तरीका है कि आपने इसमें से माइनस करा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया? ये तरीका तो तब वैलिड होता ना जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी होता। भाई जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं है तो ये तरीका लगाने का मतलब आप ब्लंडर कर रहे हो। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, आइए अब उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबको अपनी गलती समझ में आई? जितने भी लोग e की पावर 12 वाले थे, क्या आप सभी लोगों को अपनी मिस्टेक समझ में आई कि हाँ सर ये गलती हो गई, 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं था तब भी हमने सेम तरीका लगा दिया, तब भी सेम तरीका लगा दिया, यहाँ पर -1 करके x से डिवाइड कर दिया, है ना? कर ही नहीं सकते हो आप, वो तभी आप कर सकते हो जब 1 की पावर इन्फिनिटी हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0। मैं इस 2 को बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/x, और अंदर बचेगा cos x प्लस 3/2 साइन 4x, और इसकी पावर 1/x, ठीक है। ये देखो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, दो फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपका पहला फंक्शन हो गया fx, और मान लेते हैं कि जो ये दूसरा वाला फंक्शन है ये आपका gx है। याद रखिए अगर आप पूरे फंक्शन पे लिमिट लगाना चाहते हो या अलग अलग लिमिट लगाना चाहते हो, दोनों से आंसर हमेशा सेम आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx आप अलग कैलकुलेट कर लीजिए, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx आप अलग कैलकुलेट कर लीजिए, है ना? दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा। फाइन। चलो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये कैलकुलेट कर लो लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। x टेंडिंग टू 0 cos x प्लस 3/2 साइन 4x की पावर 1/x। ये ज़रा बताओ कितना आ रहा है आंसर। e की पावर, पहली चीज़ तो देखो क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है? जी हाँ, यानी कि आंसर e की पावर l आना चाहिए था ना। x इक्वल टू 0 डालोगे ये 1, ये 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, e की पावर l बन रहा है। ज़रा बताओ क्या यहाँ से l की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो? l आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x प्लस 3/2 साइन 4x -1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। एक बार बस ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करना है, ये आपको मिलेगा माइनस का साइन x, दिस विल बिकम 6 साइन 4x डिवाइडेड बाई 1। इसमें लिमिट पुट कर दो x इक्वल टू 0 की, यहाँ से आंसर मिल जाएगा 6। मतलब ये तो e की पावर 6 मिल रहा है। अगर हम लोग इस वाले सेगमेंट को सॉल्व करते तो है या नहीं बोलो? e की पावर 6 मिल रहा है सभी को, परफेक्ट है ना। अब fx को सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से ये सबने सॉल्व कर लिया होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx वाला पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब चलो फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, विच इज मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स, ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला देखो, अगर हमको ये सॉल्व करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बता सकता है? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज देखना शुरू करते हैं, क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे? नहीं, ना तो पॉलिनोमियल है, ना तो साइनोसॉइडल है, ना तो एक्सपोनेंशियल है, ना तो लॉगरिथमिक है। क्या यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन हो रहा है? जी नहीं। क्या ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बन रहा है? वो भी नहीं बन रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट भी नहीं बन रहा है। अगर उन सात में से कुछ भी बन जाता, तो जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पा रहे हो, कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन लेके नहीं कर पा रहे हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है नहीं 2 की पावर इन्फिनिटी, तो क्या बेसिक मेथड के अलावा कोई दूसरा चारा अपने पास बचा है? नहीं बचा है ना भाई। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है तो LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो तो भी LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बनता है तो वहां पर भी LHL और RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट बहुत सारे फॉर्मेट ऐसे होते हैं ना जहां पर कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे इस केस में तो आपके पास कोई चारा ही नहीं बचा हुआ कि आप यहाँ पर LHL और RHL अलग अलग निकालने के अलावा कुछ भी कर पाओ, है ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर LHL और RHL अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग LHL कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 2 की पावर 1 बाई एक्स। इसको हम लिख सकते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। अब h की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, है ना। ये तो सभी को आता है कैलकुलेट करना भाई। 0 माइनस आप पुट करोगे, 0 माइनस का मतलब 0 माइनस एच, ये 1 अपॉन माइनस एच हो जाता है। एच की जगह 0 डालो तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी और ये 0 मिल जाएगा। RHL जरा यहाँ से चेक करके देखो क्या आ रहा है। अगर आप RHL चेक करोगे सो दिस बिकम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 2 की पावर 1 बाई एक्स, मतलब कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 की पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच, ये होगा 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब कि इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपको पता चला कि यार LHL जो है इट इज़ नेवर इक्वल टू RHL। तो आप मुझे बताइए कि जो दूसरी वाली लिमिट थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना। चेक करके देखो भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जो जी एक्स था वो आ रहा था e की पावर 6, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स से वो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर दो लिमिट्स का आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली ओवरऑल लिमिट जो होगी इट विल नॉट एग्जिस्ट। समझे मेरी बात को? तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे जनरली हमसे सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके क्लियर है बात ये? चलो तो मान लो अगर हमें यहाँ पर आंसर देना होता तो आंसर हम क्या देते? हम इसका आंसर देते कि इसकी जो लिमिट है दिस डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक करेंगे, e की पावर 12 आंसर बताएंगे विच इज रॉन्ग। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मॉडल 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मॉडल 3 की तरफ। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट की कैटेगरी में ही मॉडल 3 की तरफ अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में मॉडल 1 क्लियर है, 0 बाई 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। मॉडल 2 क्लियर है, 1 की पावर इन्फिनिटी। मॉडल 3 की अब बात करते हैं, सपोज आप कोई लिमिट सॉल्व करने जा रहे हो, उसकी पावर 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 दिख जाए। क्लियर है ये बात सभी को? बोलो। ओके एवरीवन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं होता है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये इन्फिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर 0 दिख रही है तो इसकी वैल्यू कुछ y मान लो और दोनों साइड लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, दोनों साइड लॉग लेके ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ी ज़्यादा और क्लैरिटी मिलनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, है ना। इस क्वेश्चन में ज़रा देख के बताओ, अगर मैं x इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दूँ तो ये इन्फिनिटी हो गया और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ से आप सभी लोगों को इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्मेट दिख रहा है? चेक करके सभी लोग पहले तो ये बताइए,
भाई चेक तो करोगे ना वैल्यू डाल के। तो जैसे आपने वैल्यू डाला तो ये अंदर वाली इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो गया, मतलब कि ये इन्फिनिटी की पावर जीरो का फॉर्मेट आप सभी लोगों को दिख रहा है। जैसे आपको इन्फिनिटी की पावर जीरो दिखे ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मानो इसको वाई। आपने बोला कि चलो इसको वाई मान लेते हैं, ये बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, लॉग बेस ई अगर हम ले दोनों साइड का तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है, ई की पावर माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं, ई की पावर माइनस एक्स को आप लोग डिनोमिनेटर में लेके चलो। जब आप ई की पावर माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो देखो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट, है ना। एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी डालो, एल एन इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। चेक करिए, ऐसे ही होगा। देखिएगा आप इस बात को ध्यान से, यहां तक पहले पहुंचो, सभी लोग कंफर्म करो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं आपको। यहां से x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहां से देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इस वन प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, नीचे ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स की हो जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से देखना, आपने एल एन वाई क्या कैलकुलेट कर लिया, एल एन वाई आपके सामने मिल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x अपॉन ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सिंपल सी चीज सोच के देखना यार, कि अगर मैं इसमें x इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दूं, ऊपर 2x है, नीचे ई की पावर x और एक्स स्क्वायर भी है, कौन सा वाला इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 10 लाख डाल दूँ, 10 लाख, तो ये ऊपर वाला 10 लाख, ई की पावर 10 लाख वन प्लस 10 लाख का स्क्वायर, तो नीचे वाला इन्फिनिटी बताओ क्या बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होगा। नीचे पहली चीज़ तो एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है, कभी भी ऊपर पॉलिनोमियल हो नीचे एक्सपोनेंशियल हो तो हमेशा एक्सपोनेंशियल डोमिनेट करेगा, हमेशा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें इन्फिनिटी डालूंगा तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये वाली चीज़ कंपैरेटिवली कम रहेगी, तो क्या ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। समझे। कभी भी अगर आपको एक्सपोनेंशियल दिखे और पॉलिनोमियल दिखे तो हमेशा जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, फास्टेस्ट राइजिंग फंक्शन होता है, वो हमेशा किसी भी लीनियर फंक्शन को, क्वाड्रेटिक फंक्शन को, क्यूबिक फंक्शन को डोमिनेट कर जाएगा फॉर अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आप एक्स की पावर 40 ले लो और ई की पावर एक्स ले लो, तो ई की पावर एक्स आपका हमेशा डोमिनेट करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जीरो मिल गया, बट ये एल एन वाई की वैल्यू जीरो आई। ठीक है, बहुत सारे लोग यहीं से आंसर जीरो लिख देते हैं, एल एन वाई आपको जीरो मिला है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर जीरो विच मीन्स वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों के लिए क्या आने वाला था, वन, क्योंकि हमको अल्टीमेटली वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो जितने भी जीरो की पावर जीरो या इन्फिनिटी की पावर जीरो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनका यही सेम फंडा होता है, वाई मान लो, उसको एल एन ले लो और उसको आराम से सॉल्व करते जाओ। समझे बात को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करोगे इसी फॉर्मेट पे। अच्छा, ये क्वेश्चंस गेट में पॉपुलर होते हैं, ठीक है, जीरो पावर जीरो इन्फिनिटी पावर जीरो वाले क्वेश्चंस गेट में काफी पॉपुलर होते हैं। ओके, चलो जैसे ये क्वेश्चन देखो, बताओ यहाँ पर क्या बन रहा है। साफ साफ देख के पता चल रहा है कि ये जो फॉर्मेट बन रहा है जीरो की पावर जीरो का बन रहा है, तो आप इसको वाई मान लोगे। वाई का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर एक्स, दोनों साइड का एल एन ले लेते हैं, एल एन वाई हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एक्स एल एन एक्स, एल एन एक्स की पावर एक्स करोगे, एक्स आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यार एल एन में हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, ये जो एक्स दिख रहा है इसको उठा के नीचे डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, एल एन एक्स यहाँ पर रखा और वन बाई एक्स को हम लोगों ने नीचे कर दिया, ऐसा कुछ करके। अब बताओ क्या यहाँ से आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट दिख रहा है। देखो एल एन इन्फिनिटी इन्फिनिटी वन बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफैक्ट ये माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, जो आप एक्स इक्वल टू जीरो डालोगे ना, तो एल एन जीरो माइनस इन्फिनिटी वन बाई एक्स इन्फिनिटी, तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट आइए करते हैं। जब आप इसको ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे तो एल एन एक्स आपको मिल जाएगा वन बाई एक्स और यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, मतलब कि जो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स। ठीक है, बस हो गया खेल आपका। बताओ क्या y की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को जीरो दिख रही है एल एन वाई की, तो y कितना मिल जाएगा आपको, वन।
ठीक, तो ये भी हो गया। ओके, कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों मॉडल्स ना थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वन की पावर इन्फिनिटी का आप शॉर्टकट लगा सकते हो, वन की पावर इन्फिनिटी में एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स आप कर सकते हो। ओके, एल एन वाई, एल एन वाई। ठीक है, चल रहा है बढ़िया, बिल्कुल सिस्टमैटिक टू द पॉइंट, किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मॉडल्स का कैटेगराइजेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मॉडल 4 पे आ जाओ। मॉडल 4 में एक बार आपको याद दिलाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, देखो क्या ये भी आपका एक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट था? तो एक बार बताओ, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट के टोटल कितने मॉडल्स आपने पढ़े? 4। 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को अलग डील करते थे। ठीक है, उसको 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना के एल हॉस्पिटल लगाते थे। वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट अलग, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, उसमें आप एल एन लेके काम चलाते थे। ठीक है ना? अब कभी भी अगर आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखे, तो आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को अल्टीमेटली 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बनाना। कैसे? या तो कभी कभार रैशनलाइज करके, या तो कभी कभार क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कभी कभार क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको करना पड़ेगा, कभी कभार आपको रैशनलाइज करके करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? चलो सवाल करवाते हैं, तभी बात समझ में आएगी, है ना? सवाल करवाते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं तो बात में और क्लैरिटी आएगी। देखो जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 1/0 इन्फिनिटी, साइन जीरो भी जीरो, तो 1/0 इन्फिनिटी। आपको दिख रहा है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट। ठीक है, अब मुझे खुद से देख के बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना चाहिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए? ये खुद आपको पता चल जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस छुपा हुआ है, कोई भी देख के बता देगा कि इसमें क्या करना चाहिए। बताइए आप सभी लोग, क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रैशनलाइज करें? आप बोलोगे सर रैशनलाइजेशन की जगह कहाँ पे है? जगह ही नहीं है तो रैशनलाइज कहाँ से करोगे भाई? रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस तो अलग ही नजर आ जाएंगे ना, कुछ ऊपर अंडर रूट होगा, कुछ नीचे अंडर रूट होगा, ऐसा करके कुछ एक्सप्रेशन दे रखा होगा। यहाँ तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। आइए जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। इसको जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपकी बात बन जानी चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स मुझे खटक रहा था, इसको तो मैं क्या करता हूँ, निपटाई देता हूँ। तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, और इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का एक अलग बंडल बना देता हूँ। ठीक है, बताओ, क्या इसको आप साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते थे? अगर ये साइन एक्स बाई एक्स होता तो ये 1 ही हो जाता, और अगर साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया, तो फिर ये देखो, क्या ये लिमिट हमारे लिए काफ़ी सिंप्लीफाई नहीं हो गई? बोलो यार, आज कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। आज किस चीज़ का व्रत है? हम्म, आज भी किसी चीज़ का व्रत है? हर दिन व्रत ही रखे रहते हो तुम लोग। इतना व्रत रखोगे कि सुंदर कन्या मिल जाए, तो भाई जब सुंदर कन्या मिलने की बारी आएगी, तो शरीर में कुछ रहना भी तो चाहिए। निपट गया, पता लगा व्रत ही रखते रखते। क्या है? क्यों इतने शांत हो आज? बस आज मन नहीं है? सेम ऑपोजिट सेंस में भी है। जो लोग भी सुंदर वर या सुंदर वधु ढूंढ रहे हैं, तो भाई इतना व्रत मत रखो कि तुम खुद ही निपट जाओ। ओके, थोड़ा सा कुछ खाओ पियो, भी क्लास अटेंड करने आओ, थोड़ा सा जोश दिखाओ। आंसर बताओ, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। पता नहीं यार कहाँ खोए रहते हो तुम लोग, कौन सी दुनिया में। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, चलो देखो, क्या 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है? यस भाई, जो ये सब पढ़ रहे हो ना, इसका असली ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, समझ गए?
ये जो सब पढ़ रहे हो ना, सब मिथ्या है, छलावा है, ये सब भ्रम है, ये जो पढ़ रहे हो। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है असली ज़िंदगी में। या कल को अगर आपकी नौकरी लग जाएगी, या कल को अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओगे, प्रोवाइडेड कि आप टीचर नहीं बने, प्रोवाइडेड कि आप टीचर नहीं बने, भाई साहब ये सारे कंसेप्ट आपके बैंक बैलेंस में 4 आने की वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 4 आने आपकी बैंक बैलेंस में नहीं बढ़ा पाएंगे, बशर्ते आप टीचर नहीं हो। तो ये सब पढ़ क्यों रहे हो, क्यों ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो? मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हो, अभी बाद में देख रहे हो, क्यों कर रहे हो ये भ्रम में पड़े हुए हो? एक ही मोटिवेशन है भाई सभी लोगों के लिए, अगर पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। अब सोच लो, अगर ये डर है आपके अंदर और तब भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता, है ना? अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपका मन कर रहा है कि चलो थोड़ी देर यूट्यूब पे वीडियो देख लो, और आपके दिमाग में आना चाहिए पढ़ूंगा नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी, और ये डर भी अगर आपको नहीं पढ़ा पा रहा है, तो भाई आपको कुछ नहीं पढ़ा पाएगा। समझे मेरी बात को? सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या लोगे? ठीक है, लव तो होने से रही, इसको पढ़ लोगे शायद अरेंज हो जाए। चलो 2 sin x cos x -2x, इसको आप डिवाइड करिए, ये आपका हो जाएगा 4x3। 4x3 आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, ये सही लिखा ना मैंने, 2 sin x cos x। अब बताओ इसके बाद क्या करोगे, कैसे सॉल्व होंगी इसके बाद की चीजें? फिर से वही छलावा मिथ्या, लगे रहो इसी में। लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin 2x -2x अपॉन 4x3। फिर देखो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0। भाई आजकल तो नौकरी लगने के बाद भी शादी नहीं होती है। ठीक है, पुराना वाला जमाना चला गया। आजकल तो आपसे पूछा जाएगा नौकरी है, आप बोलोगे हाँ, फिर पूछा जाएगा आपका पैकेज कितना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, सिंगल फैमिली में रहते हो, कहाँ रहते हो। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तब जाके कहीं शादी होती है, समझ गए? तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो इन सारी चीज़ों के लिए। 2 cos 2x -2, नीचे आपको मिल जाएगा 8x²। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा -4 sin 2x, यहाँ से आपको मिल जाएगा 16x। यही आ रहा है, -1/4 आना चाहिए मेरे ख्याल से। कुछ गलत किया क्या मैंने इसमें? 4 या 12 होना चाहिए था यहाँ पे, 8 की जगह पे 12। ठीक है, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 24x। कहाँ फंसा दिया तुम लोगों ने? cos 2x 2 हो गया, नीचे हो गया 12x² -2 -4 sin 2x। हाँ ठीक तो है ना? तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -4/24, ये अलग कर लिया हमने। और आप sin 2x/x को अलग कर लो। sin 2x/x से बताओ क्या मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपको क्या मिलेगा? -1/6 इंटू 2, मतलब कि -1/3। तो देखिए, जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, अल्टीमेटली आपने उसको भी 0/0 में तो कन्वर्ट कर ही लिया। एक बार 0/0 में कन्वर्ट हो गया, तो फिर ये आपको आंसर आराम से कैलकुलेट होते हुए -1/3 मिल गया। सही बात है ना? यस, तो मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, बहुत आसान है, और हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं अगले सवाल की तरफ। अरे एल कहाँ से आ गया भाई इसमें? इसमें एल कहाँ से आ गया? इसमें तो सीधा वैल्यू कैलकुलेट करो ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को 0/0 में कन्वर्ट करके ये आंसर आपका आ गया। ओके, क्या?
2 cos 2x -2 तो जीरो नहीं हुआ? क्यों जीरो नहीं हुआ भाई? अंकित चंद, अंकित चंद मेरे भाई, कैसी बात कर रहे हो यार? शादी की चर्चा क्या हुई, आप भटक गए। यहाँ पर रखो x इक्वल टू 0। कॉस 0 कितना होता है बताओ जरा? यही सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? जब आपको लड़की वाले देखने आएंगे ना, यही पूछा जाएगा कि कॉस 0 की वैल्यू बताओ। आप बताओगे कॉस 0 की वैल्यू 0, वहीं पर रिश्ता कैंसिल। भाई कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया 2 - 2 बटा 12 इंटू 0, बना 0/0 या नहीं? रिश्ता कैंसिल, कैंसिल हो गया रिश्ता यहीं पे। अब अंडरस्टैंड करने से क्या होगा भाई? अब तो कैंसिल हो गई शादी। ठीक, चलो आगे बढ़े। परफेक्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए और जरा बताइए कितने लोगों को लगता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है? बोलो जरा भाई साहब सभी लोग, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है ये? अब आप मुझे खुद से बताइए, अब आप मुझे खुद से बताइए कि यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या रैशनलाइज करें? बोलो जरा। क्या यहाँ पर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या रैशनलाइज करें? रैशनलाइज करोगे ना? चलो ठीक है, करो रैशनलाइज। इतने इंटेलिजेंट हो ही आप लोग तो करो फटाफट। अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसका गुणा करोगे, यहाँ पर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? ओके, यहाँ पर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको। अभी भी लिमिट बरकरार है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मल्टीप्लाई करके देखो, देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है? बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ये देखो एन स्क्वायर निपट जाएंगे। जी हाँ, क्या बचेगा आपके पास? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन माइनस 1। अब यहाँ पे भाई साहब आपको थोड़ा सा सावधानी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने बताया था ना, कभी भी x की पावर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, कुछ भी ऐसा टाइप का हो, तो कोशिश किया करो कि आप 1/x या 1/n के ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स बनाने की कोशिश किया करो, है ना? जैसे देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऊपर से n कॉमन लेता हूँ, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से n कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/n, ठीक है? यहाँ से भी देखो नीचे से, यहाँ से मैं n कॉमन लूँगा तो ये n स्क्वायर वाला n बाहर आ जाएगा, ठीक है? और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1/n। समझ रहे हैं आप भाई? आप n स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लो, ऐसा समझो, ऐसा कि मैं n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचेगा 1 प्लस 1/n, है ना? ऐसा कॉमन लेने पे फिर ये n स्क्वायर आपका बाहर आ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेते तो 1 प्लस 1/n स्क्वायर आपको मिलता, तो ये वाला n मैं बाहर निकाल लेता हूँ फिर से, अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर। अब देखो ये वाले n तो सारे आपस में कैंसिल हो गए, ये। अब n इक्वल टू इन्फिनिटी आप इसमें डाल के देखो, यहाँ पर आप n इक्वल टू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डाल के देखोगे तो 1 प्लस 0 का अंडर रूट और यहाँ पर भी 1 प्लस 0 का अंडर रूट, मतलब कि 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता? 1/2, ठीक है? तो कभी भी अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है कभी भी, तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि वो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या तो रैशनलाइजेशन से 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी फिर आपके इंटेलिजेंस है कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है ना?
चलो, तो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट के मैंने आपको सारे के सारे मॉडल्स बहुत अच्छे से करवा दिए। अब अगला मॉडल किया जाए। स्टार्टिंग में रैशनलाइज किया गया है। रैशनलाइज कैसे करते हो, ये वाला जो टर्म दिखा है इसके बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो टर्म दिया है ना, यहाँ पर देखो बीच में माइनस था, मैंने प्लस लगा दिया, और अगर ये नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, ओके, परफेक्ट। आगे बढ़े, आइए। अब हमारा लिमिट का जो बेसिक फंडा है ना, वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। सारी बातें हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। अब कुछ एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बताइए, लिमिट कैलकुलेट करने के हमने जितने मेथड सीखे थे, सारे के सारे मेथड्स हमारे क्लियर हो गए। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन के बाद वाला हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉडुलस हो गया, और इनडिटरमिनेट के सातों फॉर्मेट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। जनरली इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट लिमिट में कुछ और खास तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लिमिटिंग वैल्यू इज गिवन और अननोन की आपको कैलकुलेशन करनी रहेगी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अननोन पैरामीटर, कैलकुलेशन ऑफ अननोन पैरामीटर व्हेन लिमिट इज गिवन। ठीक है, व्हेन लिमिट इज गिवन, जब आपको लिमिट दे रखी है तो आपको अननोन पैरामीटर की कैलकुलेशन करने के लिए बोला जा रहा है। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, अगला क्वेश्चन आप करना। ठीक है, जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, उसको बस ध्यान से देखने की जरूरत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कौन कौन से स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो स्टेप्स नहीं सीखोगे ना तो आप क्वेश्चन कभी अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो रेडी हो सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए? बोलिए जरा सभी लोग। चलो, समझाता हूँ मैं क्या करना है। देखिए जरा इस क्वेश्चन में आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये इसने दे दिया आपको। बोल रहा है ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करके बताइए कि ए बी सी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्या करना शुरू करता हूँ। जाहिर सी बात है, ये जो लिमिट दे रखा है इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो फाइनाइट आ रही है, तो हमें वैल्यू फाइनाइट कैसे भी लेके आनी। तो पहले मैंने क्या करा, ये x इक्वल टू जीरो उठा के इसमें हर जगह पे पुट कर दिया। देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी, यहाँ पर पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो डिवाइडेड बाई जीरो। समझे मेरी बात को? x इक्वल टू जीरो उठा के मैंने डाल दिया, तो मुझे मिला a प्लस बी प्लस जीरो, और बोला जा रहा है कि ये इक्वल टू 2 होना चाहिए था। तो आप मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए कि a बाई ज़ीरो, b बाई ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो, इसमें ये जो ज़ीरो बाई ज़ीरो वाला फॉर्मेट है, इसको तो हम एल हॉस्पिटल लगा के कुछ ना कुछ फाइनाइट बना देंगे। यहाँ पर भी बताओ, क्या a प्लस बी बाई ज़ीरो में भी ज़ीरो बाई ज़ीरो का फॉर्मेट बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? भाई अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो ये ओवरऑल ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्मेट बनना चाहिए था ना, तभी तो आप ओवरऑल एल हॉस्पिटल लगा के वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है भाई, ये जीरो बाई जीरो तो बन रहा था, ये ए प्लस बी दिक्कत मेरे लिए क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर बनाई है, जो मुझे मिली, वो ये कि ए प्लस बी की, यानी कि ए और बी का जो समीशन होना चाहिए था 110%, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, जीरो। ये मुझे अपनी पहली इक्वेशन मिल गई। क्लियर हुई बात सबको? किसी को भी इस वाले स्टेप में डाउट है तो बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, मुझे बस ये पता है कि हाँ भाई, अगर मैं इसको जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बना पाया तभी मैं अगले स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, अदरवाइज तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने इसमें सीधे वैल्यूज पुट करी, ए बी सी। सी वाले में तो जीरो बाई जीरो बन रहा था, ए और बी वाले जीरो बाई जीरो नहीं बना रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप ए प्लस बी को जीरो मान लो। अब बताओ क्या ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन गया, और इसी बहाने इक्वेशन 1 मिल गई। चलो अब वापस से इस इक्वेशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ना ध्यान से समझते रहना, ये एक बड़ा अच्छा मॉडल होता है आपका। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन मिल गई। अब आपको क्या करना, बिल्कुल यही काम एक बार डिफ्रेंशिएट करके करना है, हर बार यही काम करना है। एक बार आपने ये वाला बंच बना लिया, ठीक है, इसी में जीरो बाई जीरो डाल के ये बंच आपका बना हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करो, एक बार सेम काम डिफ्रेंशिएट करके करो, सी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब तो हो गया ना 0/0 का फॉर्मेट। देखो अब आप बोल सकते हो हाँ 0/0 का फॉर्मेट है, क्योंकि ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी बना रखी है। चलिए अब ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो। ये आपको मिलेगा -b sin x प्लस सी cos x डिवाइडेड बाई 2x। अब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, समझे? अब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे यहाँ पर डाल दो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 डालोगे, ये हो गया 0। अच्छा इसकी वैल्यू हमेशा 2 के बराबर है, ये लिखते रहना, ठीक है? इसकी वैल्यू हमेशा 2 के बराबर है। देखो आप इसमें x इक्वल टू 0 डालोगे, ये 0 हो गया, प्लस सी डिवाइडेड बाई 0। बताओ क्या होना चाहिए इस केस में? आप ये बोल रहे हो कि ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू हमेशा 2 के बराबर आनी चाहिए। 2 के बराबर आने का मतलब ये कम से कम 0/0 में तो कन्वर्ट हो। अगर ये 0/0 में कन्वर्ट हुआ तभी तो हम बोल सकते थे कि हाँ भाई ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये अल्टीमेटली कैलकुलेट होकर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए ज़रा सभी लोग, है ना? तो क्या इस वाले एक्सप्रेशन से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा सी है उसकी वैल्यू पक्की बात है 0 आनी चाहिए थी? देखो कुछ भी इसमें नहीं है यार, ये 2 आ रहा था, 2 कब आएगा? जब 0/0 बनेगा। यहाँ पे 0/0 बनने में a प्लस बी दिक्कत क्रिएट कर रहा था, तो a प्लस बी को 0 कर दिया। फिर एक बार आपने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने अपना अलग बंच बनाया, नेक्स्ट वाला बंच बनाया, ये वाला, है ना? अब आप बोल रहे हो कि भाई मुझे इसकी वैल्यू 2 चाहिए। अब इसकी वैल्यू 2 कैसे मिलेगी? जब ये फॉर्मेट 0/0 का बनेगा ना, एक तो 0/0 पहले से है, दूसरा 0 कब बनेगा? जब आप बोलोगे कि यहाँ से c की वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए। सही बात है? जी हाँ, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ओके आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। चलो डिफ्रेंशिएट करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस b साइन x अपॉन 2x प्लस c cos x इक्वल टू 2। c की वैल्यू तो 0 आ गई थी, तो इसको तो यहीं पर निपटा दो, इसको 0 कर दो, है ना, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए। तो ये बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस b साइन x अपॉन 2x। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को 0/0 का फॉर्मेट? 0/0 का फॉर्मेट दिख रहा है और इसकी वैल्यू 2 के बराबर। कैसे सॉल्व करोगे इस लिमिट को? 0/0 का फॉर्मेट है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर लो, माइनस b cos x डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। x इक्वल टू 0 पुट करिए, माइनस b/2 मिल जाएगा 2 के बराबर। देखो क्या b की वैल्यू -4 के बराबर मिली जी, है ना? अगर b की वैल्यू -4 आ गई तो क्या a b c तीनों निकाला जा सकता था? जी हाँ, a प्लस बी 0 था, तो a आ जाता 4, b आ जाता -4 और c आ जाता 0। चेक कर लो, कोई दिक्कत इसमें है तो बता दो। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका, बस जो फंक्शन दिया है उसमें पुट कर दो, जहाँ 0/0 बनने में दिक्कत आ रही है उसको 0 कर लो, डिफरेंशिएट करो, फिर से पुट कर दो, जहाँ 0/0 बनने में दिक्कत आ रही है उसको 0 के बराबर पुट कर लो। यहाँ पर आप पहुँच गए, यहाँ पर आपने देखा ये बन ही रहा था 0/0, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू 2 के बराबर दिखनी थी, तो b -4 आ गया। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, बट पहले जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग नोट कर लीजिए। हर एक स्टेप पे बस आपको ये चेक करना है कि 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा के उसको सॉल्व कर दो, और अगर 0/0 का फॉर्मेट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है आप सभी लोगों को, तो फिर जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनकी इक्वेशन से उनकी वैल्यूज डिसाइड कर लो। समझे इस बात को सभी लोग? चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार दोबारा से यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़, ये एक्सप्रेशन दे रखा था, बोल रखा था इस लिमिट की वैल्यू 2 है और आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालिए। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो ये फॉर्मेट हमेशा 0/0 का बनना चाहिए, तभी एल हॉस्पिटल लगा के आप इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू ऑब्टेन कर पाओगे, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग। तो मैंने पहले इसमें x इक्वल टू 0 डाला, मुझे मिला a प्लस बी प्लस 0/0। बताओ क्या ये 0/0 का फॉर्मेट है? आप बोलोगे हाँ 0/0 का फॉर्मेट तो हो जाएगा, बशर्ते आप a प्लस बी को 0 कर दीजिए। तो हमने a प्लस बी को 0 कर दिया, मतलब अगर इस a प्लस बी को 0 माना जाए तो फिर
फिर हम बोल सकते थे कि ये 0/0 का फॉर्मेट है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। इस वजह से देखो मैंने यहाँ पर लिखा, और अब मैं बोल सकता हूँ कि ये 0/0 का फॉर्मेट है जिसकी वैल्यू 2 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन के बाद ये मिल गया। डिफ्रेंशिएशन के बाद जो हमको वैल्यू मिली है, ये भी तो 2 के बराबर होना चाहिए था। ये 2 के बराबर कब होगा? जब ये 0/0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ज़रा यहाँ पर हमने 0 पुट करके देखा, ये मिल गया 0 प्लस c/0। ये भी 0/0 का फॉर्मेट नहीं, ये कब होगा? जब c की वैल्यू 0 हो जाएगी। c की वैल्यू हमको 0 पता चल गई। फिर हमने क्या किया, इसको उठाया और आगे डिफ्रेंशिएट करने का सोचा, मगर c की वैल्यू पता ही चल गई थी तो हमने पुट कर दिया। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा, देखा कि भाई 0/0 का फॉर्मेट था, इसकी वैल्यू 2 आने चाहिए थी। अगर ये 0/0 का फॉर्मेट है तो एल हॉस्पिटल लगा के आप सॉल्व कर लो, 2 के बराबर पुट करोगे, b-4 आ जाएगा, है ना? समझ आ गई सभी को ये बात? इसी टाइप का इक्वेशन और करें। एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, बट एक्सपेंशन से आसान तरीका ये है जो अभी अभी आपने देखा, ठीक है? दिस मेथड इज कंपैरेटिवली सिंपलर देन एक्सपेंशन। ठीक है, ओके चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? देख लो बस इसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी अप्रोच करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x प्लस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? अरे x बाहर मल्टीप्लाइड है, पर लेट मी चेक द क्वेश्चन। ये b sin x में मल्टीप्लाइड नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा था, नहीं तो कैंसिल ही नहीं कर देते। ऐसा है, ठीक है? माइनस b sin x डिवाइडेड बाई 3x², ठीक है? ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए हमेशा। बताओ क्या करना चाहिए, चेक करके देखो। इसमें डालो x की जगह पे 0, आप x की जगह पे 0 डाल के चेक करिए। x की जगह पे आप 0 डालिए, 0 प्लस यहाँ पर x की जगह 0 डालोगे 0, यहाँ पर साइन की जगह पे 0 डालोगे 0 डिवाइडेड बाई 0। 0/0 का फॉर्मेट आपको दिखा तो डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर दिख रहा है तो आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं दिखेगा तो कुछ इक्वेशन बनेगी, ये आपको मिलेगा 1 प्लस a cos x माइनस ax sin x माइनस b cos x डिवाइडेड बाई 6x, ठीक है? इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो अगर 0/0 मिलता जाए तो डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया, x का 1, ax cos x का, a cos x करोगे तो x का 1 हो जाएगा, ax करोगे तो cos x का माइनस sin x हो जाएगा। फिर से x इक्वल टू 0 डाल के देखो, इसमें 1 प्लस a माइनस 0 माइनस b डिवाइडेड बाई 0। आप बोल रहे थे इसकी वैल्यू आपको 1 चाहिए, क्वेश्चन में दिया था ना, तो इसका मतलब है इसको 0/0 का फॉर्मेट बनना चाहिए। बता सकते हो ये 0/0 का फॉर्मेट कब बनेगा? फटाफट बोलिए सभी लोग, ये 0/0 का फॉर्मेट कब बनेगा? 1 प्लस a माइनस 0 माइनस b इक्वल टू 1। अगर ये 1 के बराबर आ रहा है तो ये 0/0 का फॉर्मेट होना चाहिए। इक्वेशन बताएंगे सभी लोग। हाँ ये आपका क्या था? x³ बोलो, वेरी गुड। 1 प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0, है ना? ये देखो 1 प्लस a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहली इक्वेशन यहाँ से मिली कि अगर आप 0/0 का फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो दिस विल बिकम a माइनस बी प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है? क्लियर एवरीवन? बोलिए भाई साहब, ठीक है ना यहाँ तक? आपने बोला a माइनस बी प्लस 1 को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है? इसका मतलब अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो जो लिमिट आपने यहाँ पर लिखी हुई है ये लिमिट आपका 0/0 फॉर्मेट का रूप ले लेगी। 1 प्लस a cos x माइनस ax sin x माइनस b cos x होल डिवाइडेड बाई 3x², और इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, है ना? अब बताओ
क्या ये अब 0/0 का फॉर्मेट है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने a माइनस बी प्लस वन को 0 के बराबर पुट कर रखा है। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे ही आपको 0/0 के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, जैसे ही ये आपको 0/0 के फॉर्मेट में दिख रहा है, डिफ्रेंशिएशन लगाओ। चलो, ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपको मिलेगा माइनस ए साइन x, माइनस ए साइन x, माइनस ए एक्स कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई 6x। फिर से इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो। x इक्वल टू 0 अगर आप इसमें पुट करोगे, देखो आपको क्या मिल रहा है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करना चाहोगे, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन आपको अगेन 0/0 दिख रहा होगा। चाहो तो चेक कर लो, ठीक है। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बट आप चेक करके देखिए, आपको 0/0 दिख रहा होगा। भाई साइन 0 भी 0, ये भी 0, ये x cos x आपका x की वजह से 0 हो जाएगा, ये b sin x आपका x की वजह से 0 हो जाएगा। मोर देन दैट, आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को यहीं पर सॉल्व कर सकते थे। आप इसको लिख सकते थे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ए साइन एक्स अपॉन, या मैं इसको ऐसा लिख दूं, माइनस 2a साइन एक्स अपॉन 6x। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। माइनस a cos x अपॉन 6। चाहे तो एक बार और आप और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, बट लिमिट यहीं से सॉल्व हो रही है ना, इस वजह से मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर दे रहा हूँ। प्लस b साइन एक्स अपॉन 6x, हम बोल रहे हैं इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। देखो ये लिमिट सॉल्व हो जाएगी अभी, चेक करके देखो। मैंने देखो क्या करा यहाँ पर, माइनस ए साइन एक्स अपॉन 6x, माइनस ए साइन एक्स अपॉन 6x, इसको एक साथ कर लिया। ये जो ए एक्स कॉस एक्स अपॉन 6x था, 0/0 था, x x को कैंसिल कर दिया, b साइन एक्स अपॉन 6x को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस a/3 माइनस a/6 प्लस b/6 इक्वल टू 1, है ना। चेक कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। तो यहाँ से जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, दिस विल बी b/6 माइनस a/2 इक्वल टू 1, माइनस a/2 इक्वल टू 1। दो इक्वेशन, दो अननोन a और b कैलकुलेट कर लो। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है ना। तो ऑल इन ऑल कंक्लूजन कुल मिला जुला के यही निकलता है कि अगर 0/0 है तो डिफरेंशिएट करते चले जाओ, 0/0 नहीं है तो देख लो कौन से पैरामीटर को सेट करने पे 0/0 बन जाएगा। जनरली क्या होता है, नीचे अगर लास्ट में आपके पास x वाली पावर बचे ना, तो आप ये देख लिया करो कि क्या ये लिमिट अब सॉल्व होने लायक हो गई कि नहीं। अगर सॉल्व होने लायक हो गई तो सॉल्व कर लो। जाहिर सी बात है, जब सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको दिख रही। तो दो इक्वेशन यहाँ से कौन कौन सी बन गई, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बन गई माइनस a/2 प्लस b/6 शुड बी इक्वल टू 1। दो इक्वेशन, दो अननोन, इनको सॉल्व करो, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, बताओ a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है। ठीक है, मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है, a की वैल्यू -5/2 है और b की वैल्यू -3/2 है। तो a इज -5/2 एंड b इज -3/2। चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मॉडल के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, दोनों मॉडल के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों। एक ही थंब रूल इसमें आप लोग याद रखना कि अगर 0/0 नहीं है तो बना लो, 0/0 है तो डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ जाओ। लास्ट स्टेप वगैरह में अगर नीचे सिर्फ x दिखे तो देख लेना क्या लिमिट को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या नहीं। 0/0 तो बन ही रहा है, सॉल्व ही करना अल्टीमेटली लिमिट को। तो जब लास्ट में x बन जाएगा तो आप देखना क्या डायरेक्ट सॉल्व हो जा रही वैल्यू की नहीं हो रही। ठीक है,
आप चाहते तो एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते थे। अगर कोई बोलता सर 0/0 बन रहा है, एक बार और डिफरेंशिएट कर ले क्या, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, तब भी यही इक्वेशन बन के आएगी, चाहे तो देख लेना बना के। बट मैं बोल रहा हूँ नीचे एक्स आ गया है, तो मैंने देख लिया भाई ये भी 0/0, ये भी साइन एक्स बाई एक्स का सभी को पता होता है, ए एक्स कॉस एक्स बाई 6x में एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी साइन एक्स बाई 6x b/6 हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया है ना, अदरवाइज आप चाहते तो एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते थे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल समझाते हैं जिसको कि बोला जाता है लीबनिज रूल। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, लीबनिज रूल इसको बोला जाता है। लीबनिज रूल देखो क्या बताता है हम सभी लोगों को। लीबनिज रूल बताता है कि जैसे मान लो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन पहले मैं खुद लिख के समझाता हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो हम एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं, 5(1)x से लेके 5(2)x ft dt। ठीक है, हमसे कोई बोल रहा है कि ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करिए, हमने कहा ठीक है ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर देंगे। मुझे बता सकते हो जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली जो फंक्शन आएगा वो x का फंक्शन आएगा या फिर t का फंक्शन आएगा सॉल्व करने के बाद। जब भी आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे या इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये x का फंक्शन आएगा या फिर t का फंक्शन आएगा, सभी को ये चीज़ बतानी है। x का फंक्शन आएगा, है ना, जो आप इसको सॉल्व कर दोगे, लिमिट्स पुट कर दोगे, x का फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज पूछ लेता हूँ आपसे कि मान लो कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, है ना। तो देखो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलना चाहिए। ऊपर क्या लिखा हुआ है 5(2)x, आप यहाँ पर लिखो 5(2)x, 5(2) का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और इस फंक्शन के अंदर आप 5(2)x डाल दो, माइनस का साइन लगाओ। नीचे क्या लिखा हुआ था 5(1)x, इसको डिफरेंशिएट करो और इसी फंक्शन के अंदर आप 5(1)x डाल दो। याद रखोगे इस बात को, इस पे भी बेस्ड लिमिट के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं और ये रूल पता होना चाहिए। गेट 2022 में 2 क्वेश्चन इसी रूल पे पूछे गए थे, लीबनिज थ्योरम पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरली ये थ्योरम बहुत इग्नोर्ड होती है, नहीं पढ़ के हम लोग जाते हैं, इस वजह से गेट ने पूछ लिए थे 2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। ठीक है ना, ओके। तो इस फॉर्मूले को एक बार देखो, जैसे मैंने याद करवाया वैसे ही याद करने की कोशिश करो। फिर जो मैंने टाइप करवाया वो भी आपको दिखाता हूँ। जो मैंने टाइप करवाया वो भी आपको दिखाता हूँ उसके बाद फिर आपको लिमिट में दिखाता हूँ कि लिमिट में इसके क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे आप लोगों को। ओके एवरीवन, अरे भाई जब ये x का फंक्शन हो जाएगा तो d/dt यहाँ पे क्या करेगा यार, इसीलिए तो मैंने पूछा ये ओवरऑल फंक्शन किसका होगा, x का। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो भी x के फॉर्म में ही करोगे ना। d/dt क्यों कहना चाहते हो आप, मतलब उसके पीछे क्या लॉजिक है आपका, कोई तो लॉजिक होगा, आप d/dt कहना चाहते होगे। चलो देखो यहाँ पर देखो, देखो क्या एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाई, चेक करके बताइए। साई एक्स फाई एक्स का डिफरेंशिएशन और फाई एक्स को अंदर डाल दिया, माइनस का साइन, साई एक्स का डिफरेंशिएशन और साई एक्स को उठा के अंदर डाल दिया। अब देखो अब ये एक्सप्रेशन एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, एक बार में। ठीक है, चेक करो, वेरीफाई करो, आंसर बताओ। क्लियर, करेक्ट। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक बार इस थ्योरम का थोड़ा एप्लीकेशन देख लो, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देख लो। ये d/dx को छोड़ो, पहले इसको हटाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x² x³ 1/ln t dt, और बाहर लगा दिया d/dx। तो देखो मैं क्या सोचूंगा कि सबसे पहले ऊपर x³ है, मैंने लिख दिया 3x², 1/ln x³, ऐसा ही ना। इसका डिफरेंशिएशन और x³ को उठा के यहाँ पे रख दिया, माइनस x², इसका डिफरेंशिएशन 2x, 1/ln x²। हो गया काम, है ना, सही बात। जो भी लिमिट का ऊपर वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करो और उसको उठा के फंक्शन में डाल दो। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते थे कि भाई ये 3x² है, ये x³ की पावर जो 3 थी इसको बाहर लेके आते तो ये हो जाता 3ln x, माइनस ये 2x था, ये x² की जो पावर थी ये बाहर लेके आते, ये हो जाता 2ln x। ठीक है, 3 3 से कैंसिल,
एक्स स्क्वायर अपॉन एल एन एक्स माइनस एक्स अपॉन एल एन एक्स। आंसर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एल एन एक्स। ये आपका आंसर हो जाता है थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के बाद। हालांकि ऊपर वाला आंसर भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। समझे मेरी बात को? तो अब आपको चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, फिर सीधे लिमिट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लिमिट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। इसका भी एक बार आप लोग खुद से करके देखो, ठीक है। इसकी वैल्यू खुद से निकाल के देखो। 60 सेकंड का टाइम आपको देता हूँ, 60 सेकंड्स का टाइम आपको देता हूँ। इसकी वैल्यू खुद से कैलकुलेट करके बताओ क्या आनी चाहिए। जैसे ही हो जाएगा डन कर देना भाई साहब सभी लोग, ठीक है। इसीलिए दो तीन क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ कि पहले आप ये थोड़ा पकड़ लो कि है क्या। इंटीग्रेशन के बाहर डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, समझे? इंटीग्रेशन के बाहर डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, तो इसको डील कैसे करना है, इसको लिखना कैसे, ये समझ जाओगे। फिर इस पे बेस्ड लिमिट के क्वेश्चन तभी कर पाओगे, है ना। कर लिया सबने? बहुत बढ़िया, शानदार। आपने देखो ज्यादा फोकस नहीं करा होगा ना। आपने बोला बाहर डिफरेंशिएशन लगा हुआ, छोड़ो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपने बोला होगा 1/2 रूट एक्स कर दो सर। और इसी रूट एक्स को उठा के अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा साइन एक्स माइनस नीचे वाला जो 1/x लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन -1/x²। और आप इस टी स्क्वायर की जगह पे इसको डाल दोगे तो ये आपको मिल जाएगा साइन 1/x²। देखो क्या यही आंसर आप सभी लोगों ने ऑब्टेन करा? चेक करिए। बोलो भाई साहब। यही आया सभी का? परफेक्ट, परफेक्ट। चलो इसका भी कर ही लो यार, इतना कर लिया तो ये भी करना बनता है। अरे टाइमर कहाँ चला गया? चलो 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड आपके पास है। टोटल में प्लस हो जाएगा माइनस माइनस करके। चिन्मय जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आज बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो। आज किसका मैच है भाई? लग रहा है आज आपकी किसी फेवरेट टीम का मैच है। आप लोग सोच रहे हो जल्दी जल्दी निपटाते हैं, आराम से बैठ के 3 साढ़े 3 घंटे एंजॉय करते हैं। डन। बड़ी जल्दी डन कर रहे हो यार। चलो देखते हैं। फिर देखा आपने d/dx लिखा हुआ था, आपने बोला चलो ठीक है समझ में आ गया क्या करना है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x। साइन स्क्वायर एक्स को उठा के इसके अंदर डालोगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा, है ना। भाई साइन स्क्वायर एक्स को अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स करोगे तो वो साइन एक्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा। और अगर इसके अंदर आप साइन इनवर्स अंडर रूट जीरो डालते भी हो तो कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। बताओ यहाँ से आंसर आपको क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो जाएगा, आंसर बचेगा एक्स साइन 2x। यही आया, ठीक है। चलो अब लिमिट के क्वेश्चन करोगे इस पे बेस्ड। आ जाओ इस पे बेस्ड अब लिमिट के क्वेश्चन करते हैं। तो ये कंसेप्ट मैं आपको सिखा क्यों रहा था, क्योंकि मुझे आपसे ना लिमिट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगवाने थे। जैसे ये क्वेश्चन देखो लिमिट का आपको दिख रहा है, ठीक है। वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो केयरफुली आपको करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है मैं करवाता हूँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप करना, ठीक है ना। तो रेडी हो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पहले तसल्ली से देख लो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन फिर आपको खुद से करना है, ठीक है ना। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चल रहा है। इस क्वेश्चन में अगर मैं x टेंडिंग टू π/4 लिख रहा हूँ तो sec स्क्वायर π/4 की वैल्यू बता दो। पहले sec π/4 की वैल्यू बता दीजिए आप सभी लोग कितनी होती है।
सेक पाई बाई 4 आपका होता है √2। ठीक है, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 2। यानी कि अगर इस इंटीग्रेशन की लिमिट 2 से 2 कर दें तो ऊपर भी 0, नीचे x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दोगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 0। यानी कि क्या ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है? पहले तो आप ये बताइए, सभी लोग बताएंगे क्या ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, यस और नो? यस, 0/0 का साफ साफ यहाँ पर फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है। अगर 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है तो क्या मैं ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर सकता था? आप बोलोगे हाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। तो अगर मैं इसको ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करता तो मैं ऐसे लिखता d/dx टू सेक स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, ये मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। एंड नीचे भी d/dx करता तो नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नीचे तो आपको सीधा 2x मिल जाता। करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ से बताओ क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 ये मिलेगा। करेक्ट? ठीक है, अब बताओ ये कितने लोगों को सॉल्व करना आता है? d/dx यहाँ पर लिखा हुआ है और सेक स्क्वायर एक्स टू एफ टी डी टी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले सेक स्क्वायर एक्स का क्या करोगे आप? डिफ्रेंशिएशन। क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन? 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का आप करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना? और इस फंक्शन के अंदर क्या डाल दोगे आप? सेक स्क्वायर एक्स। समझ रहे हो कैसे डिफ्रेंशिएशन चल रहा है? सबको समझ आ रहा है? भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर ये सेक स्क्वायर एक्स आप अंदर डाल दोगे, फिर नीचे दिखा 2, 2 का डिफरेंशिएशन ही 0 हो जाएगा, 0 इंटू F2 करोगे तो वो 0 ही रह जाएगा, और नीचे तो आपका 2x बचा ही हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा बस रीअरेंज करो, आपका आंसर आपका वेट कर रहा है। x टेंडिंग टू पाई बाई 4। इसको देखो मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 2, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ पहले तो, ऊपर नीचे जो 2 है इसको मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, अब इसमें x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दो, x इक्वल टू पाई बाई 4, अच्छा नीचे वाला 2 कैंसिल कर चुके हैं, नीचे x। अब इसमें x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दो, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब 2, टेन पाई बाई 4 का मतलब 1, नीचे आपको मिल जाएगा x इक्वल टू पाई बाई 4, कर लो इसको, ये मिलेगा f ऑफ 2, आंसर मिलेगा 8/पाई f ऑफ 2। चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बता दो। तो ऐसे मॉडल्स के लिए भी ना थोड़ा सा प्रिपेयर रहना आप लोग, है ना, जहाँ पर कि लीबनिज थ्योरम इनडायरेक्टली लग रही होगी। बेसिकली लीबनिज थ्योरम से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, 0/0 के फॉर्मेट को आप डिफरेंशिएट करने गए, बट इस बार आप एक इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब भी आप एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हो तो ऐसे केसेस में आप सभी लोगों को केयरफुली डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पता होना चाहिए कि लीबनिज थ्योरम क्या बोलता है। वो बोलता है जो इंटीग्रेशन की ऊपर वाली लिमिट है उसको डिफरेंशिएट करके फंक्शन में डाल दो, माइनस जो लोअर वाली लिमिट है उसको डिफरेंशिएट करके फंक्शन में डाल दो, बस ये बात है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और करोगे? चलो, हाँ एफ के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, अंदर कोई फंक्शन नहीं दिया था ना, अगर मान लो साइन एक्स कॉस एक्स कुछ दिया होता है अंदर तो ऐसा आ जाता है। ठीक है, एफ के फॉर्म में ही था ना। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइए। इसके लिए आपको 60 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। सिक्सटी सेकेंड्स का टाइम है।
आंसर, चलो देखो, पहली चीज तो ये देखना है कि क्या ये 0/0 का फॉर्मेट है कि नहीं। आपने x इक्वल टू 0 डाला, 0, ऊपर वाली लिमिट भी 0, 0 से 0 इंटीग्रेशन, किसी भी इंटीग्रेशन की अगर लिमिट सेम हो जाती है आंसर 0, नीचे भी आपको 0 दिखेगा। तो यहाँ से तो बहुत क्लियर है 0/0 हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d/dx, इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, 0 टू x cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 माइनस d/dx कर रहे हो, x का डिफ्रेंशिएशन 1, x को यहाँ पर पुट करोगे cos x स्क्वायर, 0 का डिफ्रेंशिएशन 0, मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, डिवीजन में आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। अब फिर से इसमें एक बार x इक्वल टू 0 डाल के देखो, x इक्वल टू 0 अगर आप डाल के देखोगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस 0 0, ठीक है। नीचे अगर आप देखें 0 डालेंगे तो आपको मिलेगा 3 माइनस 6, ये मिलेगा 0/-3, आंसर मिल जाएगा 0, ठीक है। सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट। चलो अब लिमिट इसी के साथ आपका होता है खत्म। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर विच इज कंटिन्यूटी, ठीक है ना। चलो 1 मिनट का ब्रेक लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। कंटिन्यूटी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर जिसका लिमिट बहुत अच्छे से क्लियर है, जिसका लिमिट बहुत अच्छे से क्लियर है, कंटिन्यूटी में उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिसका लिमिट क्लियर है उसको कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं आएगी। पानी पियो भाई, जल्दी जल्दी पानी पियो। ठीक है, पी लिया, रेडी सभी लोग, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में रेडी। फिर शुरू करते कंटिन्यूटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंटिन्यूटी, ठीक है। लिमिट में मुझे लगता है कि सारे मॉडल्स कवर कर लिए हम लोगों ने अच्छी तरीके से, लिमिट में अब सॉर्टेड अपना, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। अब चलो मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आप लोग जवाब देना, सिंपल से क्वेश्चन का। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप उसका क्या मतलब समझते हो। मैंने आपसे बोला कि भाई सुनो, एक फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस है, तो आप मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये स्टेटमेंट सुन के। बताओ। हाँ, नो ब्रेक पॉइंट होना चाहिए, साइनोसॉइडल होना चाहिए, कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, स्मूथ ग्राफ होना चाहिए, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, साइन का ही ग्राफ होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, अमेजिंग आंसर्स, ठीक है। चलो अब देखिए, आपने जो भी जवाब दिया वो सही दिया, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट हमें हमें अपना सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो ना, जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो, देखो जैसे मान लो मैंने ऐसा कोई ग्राफ बना दिया, मैंने ऐसा कोई ग्राफ बना दिया, ये मेरा कोई ग्राफ है, एफ एक्स वर्सेस एक्स, ठीक है। ये एक्सिस आपकी होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। कभी कभी इसको आप लोग टाइम एक्सिस भी बोलते हो, अगर यहाँ पर टी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ और लिखा हुआ है तो कोई और वैल्यू बोल देते हो। ये आपकी एक्सिस होती है वर्टिकल एक्सिस, जिसको कि आप एम्पलीट्यूड एक्सिस बोलते हो, ठीक है। ये आपकी होती है वर्टिकल एक्सिस, या जिसको कि कभी कभी आप क्या भी बोल देते हो, एम्पलीट्यूड
एक्सिस, बोल देते हो एम्पलीट्यूड एक्सिस, आप बोलोगे हाँ, बोल देते हैं इसको एम्पलीट्यूड एक्सिस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ ना ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्या मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ या वर्टिकल एक्सिस के कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको पूछना चाहिए कि सर वो कंटिन्यूअस कहाँ पर है, एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो या टाइम में कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर टी और टी लिख दूँ, तो कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब होता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो। मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन, ठीक है। जैसे जब आप लोग सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो, जितने भी ईसी इलेक्ट्रिकल वाले लोग होंगे, जो आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो, तो जब आप वहाँ पे बोलते हो कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बाय डिफॉल्ट आप वहाँ पर बोलते हो कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस इन टाइम है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो कंटिन्यूअस है। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो और मैथमेटिक्स में आप बोलते हो कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बाय डिफॉल्ट आप बोलते हो कि हमारा फंक्शन एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूअस है। तो जो हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो हम कंटिन्यूटी कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, टाइम एक्सिस पर या एम्पलीट्यूड एक्सिस पर, एम्पलीट्यूड एक्सिस में पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स में जो आप कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पढ़ने वाले हो, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट पढ़ने वाले हो, वो आप देखना चाहते हो कि उस फंक्शन का एम्पलीट्यूड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। समझे मेरी बात को सभी लोग। तो आज के बाद याद रखोगे इस बात को। यस, तो देखो यही बोला जा रहा है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि जनरली आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हो, सिग्नल सिस्टम में, है ना। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ऐसे करके आप लोग वहाँ पे पढ़ते हो। तो उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कंटिन्यूअस होना या डिस्क्रीट होना डिफाइन करते हैं, वो उस सब्जेक्ट की बात है। मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूटी इन वर्टिकल एक्सिस, विच मीन्स कंटिन्यूटी इन एम्पलीट्यूड। तो मैथमेटिक्स में अगर कभी भी आपसे कोई बोलता है कि हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना कि कंटिन्यूटी इन एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। याद रखोगे आज के बाद इस बात को। तो अब मैं दोबारा आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ और मुझे आंसर बताइएगा आप सभी लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो आप मुझे बदले में क्या बोलना चाहोगे या क्या रिप्लाई दोगे, बोलो सभी लोग। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बदले में आप क्या रिप्लाई देना चाहोगे। तो आप पूछना चाहोगे कि सर जो आप बोल रहे हो कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो या वर्टिकल एक्सिस के कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हो या फिर वर्टिकल एक्सिस की आप बात कर रहे हो। ये दो सवाल आपको हमेशा पूछने चाहिए। हाँ, अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो मैथमेटिक्स में अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बाय डिफॉल्ट आपको बोलना चाहिए अच्छा ठीक है सर, शायद आप कंटिन्यूटी इन एम्पलीट्यूड की ही बात कर रहे होगे। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। एक बहुत बड़ा सा फंक्शन है, ठीक है, बहुत बड़ा सा फंक्शन है, और हमसे पूछा जा रहा है कि उस फंक्शन की कंटिन्यूटी पे कमेंट करिए। तो ऐसे केस में हमेशा दो सिनेरियोज जनरेट होते हैं। आपको कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कंटिन्यूटी ऑफ कंप्लीट फंक्शन भी पूछा जा सकता है। समझ गए मेरी बात को। आपसे एग्जाम में कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट पूछा जाएगा कि भाई एक कोई फंक्शन दे रखा है, बताओ कि क्या वो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्या वो x इक्वल टू बी पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इस पे रहेगा, हम कंप्लीट फंक्शन की कंटिन्यूटी में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है कि किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है, नोट करके भी देखो, यहाँ पर इसने नीचे लिख दिया कंटिन्यूटी का मतलब है कंटिन्यूटी इन एम्पलीट्यूड। समझे मेरी बात को। यस, आई थिंक हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो गया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हमें एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी इंश्योर कर देनी है, और ऑब्वियसली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये कंटिन्यूटी इन एम्पलीट्यूड की बात हो रही है कि उसका एम्पलीट्यूड उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। चलो अब आपको मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहता है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ब्रैकेट में देखो उसने एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस भी लिखा हुआ, एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए। तो देखो उस पॉइंट पे क्या क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों बराबर होने चाहिए। ना सिर्फ बराबर होने चाहिए बल्कि फाइनाइट भी होने चाहिए। समझे। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहता है, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर होने चाहिए, एंड तीनों के तीनों ही फाइनाइट होने चाहिए। तो आप देखो
LHL और RHL को कंबाइन करके आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ए। भाई ये अपने आप में लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अब ये लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चाहे LHL RHL का सहारा ले, चाहे ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। डायरेक्ट कब कब कैलकुलेट कर सकता है ये लिमिट? जब ये शायद आपका डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो, कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन आफ्टर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो, शायद ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में आपका प्रेजेंट हो, 7 फॉर्मेट 4 मॉडल, या तो फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में हो। उन सारे केसेस में ये खुद जो लिमिट कैलकुलेट होके आएगी ये अपने आप में LHL RHL को कंबाइन करेगी, है ना। तो उस केस में LHL और RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मान लो कोई ऐसा केस है जो इनसे बाहर है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, मॉडुलस हो गया, 2 की पावर 1/x हो गया, तो वहां पर LHL RHL अलग अलग निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू के बराबर चेक करने की कोशिश करेंगे। समझिएगा सारी बातों को ध्यान से, है ना। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है कि उस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट कर देनी है। अब लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हर बार LHL RHL करने की नीड नहीं होती है। हाँ, कुछ सर्टेन केसेस में हम करते हैं, बट अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो गया, कॉमन फैक्टर आफ्टर कैंसिलेशन हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट के 7 तरीके, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट के 7 फॉर्मेट्स और उसके 4 मॉडल्स इस टाइप के हो गए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया, ऐसे टाइप के अगर कुछ आ गए तो वहाँ पर तो फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं लिमिट ना, और क्लेम करते हैं कि भाई यही LHL यही RHL हो जाएगा, है ना। और कुछ टिपिकल टाइप का आता है तो वहाँ पे LHL RHL अलग अलग निकाल के देख लेंगे। ऑल इन ऑल लिमिट कैलकुलेट करनी है जैसे भी आप कर पाए। ये लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए और मोर इंपॉर्टेंटली ये फाइनाइट होना चाहिए। समझे मेरी बात को? तब जाके आप बोलोगे कि आपका फंक्शन x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। अगर इस केस में आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फंक्शनल वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी या ऑसिलेटरी हो गई तो फंक्शन आपका x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझे मेरी बात को? क्लियर है ना। तो ये बोल रहा है हियर LHL RHL FA कैन नॉट बी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और ऑसिलेटरी। समझे? ये नहीं हो सकता ये। चलो, तो मैंने क्या कर रखा है आपके लिए ना, कुछ केसेस डिजाइन कर रखे हैं सो दैट ये जो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बनाई, ये डेफिनेशन आप उन केसेस से हमेशा के लिए एब्जॉर्ब कर पाओ। ठीक है, तो चले हम लोग डेफिनेशंस की तरफ। ओके, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि लेट continuity of a function, continuity of a function fx is under consideration at x इक्वल टू ए। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज अंडर कंसिडरेशन एट x इक्वल टू ए। कुछ हम लोगों ने यहाँ पे सिंबल्स यूज किए। LHL को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, RHL को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो फंक्शनल वैल्यू है उसको N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, LHL को L से रिप्रेजेंट कर दिया, RHL को M से रिप्रेजेंट कर दिया, और फंक्शनल वैल्यू को मैंने N से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखता हूँ ना, आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि ये ठीक है या नहीं। चलो देखो, इस केस में बताना क्या होगा। L M N के बराबर है बट ये इन्फिनिटी के बराबर है। पहला मेरा सवाल है कि क्या लिमिट x इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सभी लोग सोच समझ के आंसर बताएंगे। L आपका LHL था, ये RHL था, ये फंक्शनल वैल्यू थी। अगर L बराबर M बराबर N बराबर इन्फिनिटी है तो बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो आप बोलोगे सर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए N का तो कोई रोल ही नहीं था। अगर L इक्वल टू M बराबर इन्फिनिटी भी है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। कल भी हम लोगों ने देखा था कि भाई LHL और RHL चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, बस ऑसिलेटरी नहीं होना चाहिए, लिमिट तो एग्जिस्ट ही कर जाएगी। तो आप बोल रहे हो कि हाँ x इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट मुझे बताइए कि क्या ये जो फंक्शन होगा ये x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा, L बराबर M बराबर N बराबर इन्फिनिट। तो आप बोलोगे नहीं भाई, ये जो फंक्शन होगा ये x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बोलो, समझ रहे हो? छोटी छोटी बातें मैं बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ओके, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, फंक्शन जो है वो x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एब्सोल्युटली इन्फिनिटी की वजह से, क्योंकि जब कंटिन्यूटी की बात करते हो तो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू का फाइनाइट होना जरूरी है। ठीक है ना। ओके, जरा अब इस केस को डिस्कस करो, केस 2 को। यहाँ पर बोला गया है L इक्वल टू M इक्वल टू 3। ठीक है, LHL RHL इक्वल टू 3 दिया गया यहाँ पर देखो, और फंक्शनल वैल्यू 2 दे रहा है। मतलब कि
एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू 3 है, मतलब लिमिट x इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कर रही है, बट L इक्वल टू m इज नॉट इक्वल टू n, तो आपका जो फंक्शन है दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई साहब। लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, बट जो ये फंक्शन होगा ये x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यस और नो। अगले केस की तरफ बढ़े, नेक्स्ट केस। चलो अगला केस देखो, इसमें बताओ क्या होना चाहिए। ये है सिनेरियो यहाँ पर, एल भी 3 है, एम भी 3 है, एन भी 3 है। तो लिमिट के लिए तो एल और एम ही बराबर है, एल और एम अगर बराबर हो गए, ये फाइनाइट ना भी आते तो चलता, लिमिट हमेशा एक्स इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कर जाएगी। बट एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन फाइनाइट भी आ रहे हैं, इक्वल भी आ रहे हैं, तो दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। हमेशा ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। चलो केस 4 बता दो यार फटाफट सभी लोग। एल की वैल्यू ऑसिलेटरी, एम की वैल्यू ऑसिलेटरी, एन की वैल्यू 2, क्या होना चाहिए। अगर एल और एम में कोई भी एक ऑसिलेटरी हो गया तो लिमिट तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही भाई तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन तो वैसे भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। करेक्ट। सब कुछ याद है ना अच्छी तरीके से, सब कुछ दिमाग में जाके फिट हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिकली क्लास में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। ओके चलो ये लास्ट वाला केस देख लो। ये बोल रहा है एल 3 है, एम 2 है, ठीक है। एल एच एल 3 है, आर एच एल 2 है, तो भाई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन तो वैसे भी आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है भाई साहब। चलो तो ये 5 केसेस आपको काफ़ी क्लैरिटी देनी चाहिए कि लिमिट और कंटिन्यूटी का आपस में क्या रिश्ता है। लिमिट के लिए सिर्फ एल एच एल और आर एच एल का बराबर होना ज़रूरी है, वो फाइनाइट हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कंटिन्यूटी के लिए एल एच एल आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू का बराबर एज वेल एज फाइनाइट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कितने प्रकार के डिसकंटिन्यूटीज मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, एक होता है आपका टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी और एक होता है नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहीं पे सारी डेफिनेशन समझा देता हूँ सो दैट आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है, टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी एंड टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी, है ना। टाइप 1 जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल, ठीक है। अब देखो टाइप 1 रिमूवेबल टाइप, आपने किसी फंक्शन को उठाया और आप चाहते हो कि x इक्वल टू ए पे मैं उसके कंटिन्यूटी पे कमेंट करूं, आपने उसकी लिमिट्स कैलकुलेट करी, आपने पाया कि जो फंक्शन की लिमिट थी उसमें एल एच एल और आर एच एल बराबर थे, बट वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं था। अगर कहीं पर भी एल एच एल और आर एच एल बराबर है और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है तो टाइप 1 रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। अगर एल एच एल और आर एच एल आपका क्या है, बराबर है, और अगर एल एच एल और आर एच एल आपका बराबर है एंड वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, तो उस केस में जो आपकी कंटिन्यूटी आएगी वो हमेशा टाइप 1 रिमूवेबल टाइप कंटिन्यूटी आएगी, ठीक है। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी x इक्वल टू ए पे कंसर्न है, मान लीजिए कि उस केस में अगर एल एच एल और आर एच एल ही बराबर नहीं आया, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो वो टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, ये वाली, है ना। फिर से मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसके एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी अंडर कंसिडरेशन है, उसमें अगर आपका एल एच एल या आर एच एल या फंक्शनल वैल्यू इन्फिनिटी या ऑसिलेटरी हो गया तो टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। समझे मेरी बात को, याद हो गया यहीं पे सारा। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, फटाफट बताओगे सभी लोग। चलो बताओ जरा सभी लोग, सभी लोग बताइए। मान लीजिए हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसका एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं आया तो उसका नाम बताओ क्या होगा।
किसी फंक्शन की आप x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी कैलकुलेट कर रहे हो, LHL और RHL बराबर ही नहीं आए, तो उसकी कंटिन्यूटी पे आप क्या कमेंट कर सकते हो? नाम बताना है, ठीक है? आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है, प्रॉपर नाम लिख के सभी लोग बताएंगे। प्रॉपर नाम लिख के बताना भाई, ऐसे हवा में नहीं बताना, प्रॉपर नाम लिखिए, बताइए। तो आप बोलोगे सर टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया, आप उसका x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी कैलकुलेट करना चाहते हो, उसका LHL RHL तो बराबर आ गया, बट वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आया, तो आप उसकी कंटिन्यूटी पे क्या कमेंट करना चाहोगे? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा टाइप 1 रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, टाइप 1 रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। मान लीजिए कि आप किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैलकुलेट करना चाहते हो, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैलकुलेट करना चाहते हो, और आपने पाया कि भाई उसका जो LHL था ना वो ऑसिलेटरी या इन्फिनिटी हो गया, तो उस केस में आप उसकी कंटिन्यूटी पे क्या कमेंट करना चाहोगे? बताओ ज़रा। टाइप 2, ठीक है? चलो तो फिर, तो ठीक है, तो आज का सेशन फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। इतना कल अच्छे से रिवाइज करके आना, कल फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस लगाना सीखते हैं। कल की क्लास फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी के सारे डिस्कशन कल हमें क्लोज करने हैं, एंड कल ही हमें डिफरेंशियबिलिटी भी स्टार्ट करनी है, ठीक है ना? इतना अच्छे से एक बार आप लोग कल रिवाइज करके आना। बाकी यार अनअकैडमी प्लस पे भाई साहब अभी 20% ऑफ फ्लैट आप सभी लोगों का चल रहा है। अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हो, नए बैचेस भी आपके 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? और अगर आपको आना है तो कोड आप लोगों को पता ही है ना, ये कोड आपको लगा के जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देना है, सो दैट आपकी पर्सनल गाइडेंस की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर आ जाती है, ठीक है ना? आपको कैसे मुझे इन्फॉर्म करोगे? तो आपको मैं यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, t.me/ आपको ना मेरा नाम लिखना है और उसके आगे IES ऐसे लिख देना, ठीक है? आप एक टेलीग्राम चैनल पे लैंड हो जाओगे, वहाँ पे आपको मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका मिल जाएगा। देखिए इस कोड को लगाने के बाद एक तो मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ, आपको एक सेपरेट ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे आपको जो भी डाउट आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, आप डिस्कस करिए, आपको विद इन नो टाइम उसका रिस्पांस मिल जाता है, आप मुझसे बात कर सकते हो, एक पूरी की पूरी अपनी जर्नी जो है गेट की वो मेरे साथ आसान बना सकते हो। आप वीकली मुझसे बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, और उसके साथ साथ अपनी जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं हमेशा आप सभी लोगों के मेंटोरशिप के लिए रेडी रहता हूँ, बशर्ते आप मेहनत करने के लिए रेडी होने चाहिए। बाकी यार मेरी और मेरी टीम के ऊपर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी की पूरी छोड़ दीजिए, ठीक है? बाकी इसमें आपको पता ही है कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है बैचेस का, है ना? प्रिंटेड आपको डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं, अगर नॉर्मल लेते हो तो प्रिंटेड मिल जाएगा, 5600 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना? और बाकी टॉप एजुकेटर्स तो आपके पास है ही है कंट्री के। रेज अ हैंड का ऑप्शन आपके पास होता है, जिनके पास फ्री सब्सक्रिप्शन शायद अभी भी वैलिड होगा, आप आके देख सकते हो ना। क्लास के हैंडआउट्स, पोल्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एजुकेटर कम्युनिटी, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल का आपको PDF का फॉर्मेट भी मिल जाता है, जिसको कि आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें मैंने भी आप सभी लोगों के लिए लिखे हुए हैं। 12 तारीख की डेट देख लो, नेक्स्ट बैच आपका 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, बोथ EC एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। प्लस के सब्सक्रिप्शन की अगर कॉस्टिंग आप देखोगे तो 24 मंथ्स के लिए पर मंथ 2488 एंड 12 मंथ्स के लिए 3272 आपको पे करना पड़ता है, जबकि आइकॉनिक के लिए 3042 एंड 4333 आपको पे करना पड़ता है। कोड यार आप लोगों को पता ही है, आपको मेरा नाम लिखना, विशाल गेट। विशाल गेट कोड आपको देता है मेरी पर्सनल गाइडेंस, और उसके साथ साथ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी अवेलेबल होता है। एंड अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेके भी आप आ सकते हो, विद इन 2 आवर्स आपको ये लोन का अप्रूवल मिल जाता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई हेल्प आपको चाहिए होती है तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। देखो एक साल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप कई साल तैयारी करो। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, बेस्ट अटेम्प्ट अपना देके अच्छे टीचर से पढ़ के अपनी पूरी की पूरी जर्नी को अच्छी तरीके से एंजॉय करो और अच्छी रैंक भी लेके आओ। बाकी ऑफलाइन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑफलाइन के जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? कंट्रोल मेरे ख्याल से ख़त्म भी होने वाला है, नेटवर्क आपका स्टार्ट होगा इसके बाद। एंड अनअकैडमी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो भी आप दे सकते हो। 14 मई को अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, संडे को 12 PM, जैसे आप लोग देते हो ना, तो जिसको भी स्कॉलरशिप टेस्ट चाहिए वो आ सकता है।
ओके, स्कॉलरशिप टेस्ट देके आप ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन भी डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो 9 मंथ्स के लिए 72K अभी आपका प्राइस चल रहा है, जिसमें कि आपको प्लस का एक्सेस 1 साल का ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली इसमें इनबिल्ट है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ऑफलाइन करोगे तो यार गेट और ESC दोनों ही करोगे, फिर गेट का तो कोई डायरेक्ट करने का लॉजिक है नहीं मेरे ख्याल से, गेट ESC दोनों ही करना, ठीक है। बाकी यार ये QR कोड है, इसको आप लोग स्कैन कर लेना, यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन की मिल जाएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मुझे आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी लिमिट के नेक्स्ट लेवल के कंसेप्ट्स डेवलप हुए होंगे। प्रैक्टिस इसको अच्छे से करते रहना। कंटिन्यूटी का लास्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है ताकि कल आप उसको रिवाइज करके आ जाए, है ना। तो कंटिन्यूटी के आगे वाला जो डिस्कशन है ना, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एंड जो भी कंटिन्यूटी का टॉपिक है वो आपका डिफरेंशियबिलिटी से भी लिंक होगा, समझ गए ना। तो कंटिन्यूटी के इमीडिएटली बाद डिफरेंशियबिलिटी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में।